नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। शुरुआत में वोटिंग धीमी रही, लेकिन इसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी और 3 बजे तक 51.93% लोग वोट डाल चुके थे। इस चरण में भी बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच कई सीटों पर जोरदार टक्कर है, जबकि कांग्रेस, बीएसपी और एएमआईएम ने भी मजबूत उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा कि मतदाता किसका साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में योगी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से, पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान रामपुर से, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से चुनाव मैदान में हैं। संभल से पूर्व मंत्री इकबाल महमूद व अमरोहा से पूर्व मंत्री महबूब अली भी चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली कैंट से पूर्व मेयर सुप्रिया एरन चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। गोवा में 3 बजे तक 60.18% और उत्तराखंड में 49.24% वोटिंग हुई। उत्तराखंड में 82 लाख मतदाता 632 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जबकि गोवा में 11,57,000 मतदाता हैं और 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। धामी और उनकी पत्नी पोलिंग बूथ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगा पटका पहनकर पहुंचे थे। धामी उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2 बार यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। आचार संहिता के मुताबिक पोलिंग बूथ के आसपास किसी भी पार्टी के पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या चुनाव प्रचार से जुड़ी अन्य कोई सामग्री को नहीं लाया जा सकता। गोवा में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे को इस बार पणजी से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वोटिंग के दौरान दैनिक भास्कर से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की बहन लता प्रकाश ने कहा कि हमारे भाई ने सैक्रिफाइस किया, बीजेपी ने उसकी कदर नहीं की। पार्टी ने उत्पल को टिकट ना देकर गलत किया, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया, हमने बीजेपी से उत्पल को टिकट देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पणजी में उत्पल को टिकट ना देने का असर पूरे गोवा में दिखेगा। कानपुर देहात में आज दोपहर बाद एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के बयान की आड़ में हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। हालांकि खुद मोदी ने टीएमसी नेता के उस बयान का संज्ञान लेने के लिए चुनाव आयोग, यूपी और गोवा की जनता से भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गोवा के एक अखबार में टीएमसी नेता का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो गोवा में हिंदू वोटों को बांटने आए हैं। मोदी ने कहा कि गोवा में टीएमसी पहली बार चुनाव लड़ रही है और वो हिंदुओं को बांटने गई है। इसके बाद उन्होंने यूपी और गोवा के मतदाताओं से कहा, क्या हिंदुओं को कोई बांट सकता है? मैं टीएमसी नेताओं के बयानों से हैरान हूं, जो कहते हैं कि उनका इरादा हिंदू वोटों को विभाजित करना है। ऐसी राजनीति का हमारे देश में कोई स्थान नहीं। मोदी के इस बयान से साफ है कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। मोदी ने इस बयान के जरिए स्पष्ट संकेत दिया कि विपक्षी दल हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई रणनीतिक बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि देश को शरिया कानून के तहत नहीं चलाया जा सकता। योगी ने दंगों से लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस इंटरव्यू को जारी किया है, जिसे बीजेपी ने तमाम सोशल मीडिया के मंचों पर वायरल कर दिया है। योगी ने कहा कि एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने 80 बनाम 20 की जो टिप्पणी की थी वो धार्मिक संदर्भ में नहीं थी। योगी ने कहा, मैंने कहा था कि 80% लोग बीजेपी के साथ हैं और 20% हमेशा हमारा विरोध करते हैं और वे इस बार भी ऐसा करेंगे। मैंने ये बात धर्म या जाति के संदर्भ में नहीं कही। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 4 नगर निगमों के नतीजों में टीएमसी ने बाकी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। इन नगर निगमों के लिए शनिवार को मतदान हुआ था। टीएमसी को विद्या नगर निगम में 41 में से 39 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और वामदल यहां पर खाता भी नहीं खोल सके। कांग्रेस को 1 सीट मिली और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ। चंदन नगर की 32 में से 31 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर सीपीएम जीती है। इसी तरह सिलीगुड़ी और आसनसोल में भी टीएमसी को बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव नतीजों में टीएमसी की आंधी के बाद पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े, जबकि विरोधी दलों के खेमों में जबरदस्त मायूसी दिखी।
हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो शैक्षणिक संस्थानों में हेड स्कार्फ यानी हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। बता दें, कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। छात्राओं की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब को संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया गया है और कोई भी कॉलेज की बॉडी ये फैसला नहीं ले सकती कि पब्लिक ऑर्डर के उल्लंघन को देखते हुए इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं। इस दौरान कुरान की आयतों का हवाला देकर इसकी अनिवार्यता भी बताई गई और ये भी कहा गया कि हमें किसी और अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और इसे अनुच्छेद 25 के तहत ही संरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 17 साल की एक छात्रा के आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे ईसाई धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। छात्रा ने इस साल 9 जनवरी को जहर खा लिया था और इसके बाद 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। छात्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि हॉस्टल की वार्डन ने उस पर हॉस्टल साफ करने और मरम्मत का काम करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये लड़की तंजावुर के सेंट माइकल्स गर्ल्स होम में रहती थी। इस मामले में तमिलनाडु की पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश लड़की के पिता की याचिका पर दिया था। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कवायद में पहले से लगी ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से बात की है। उन्होंने कहा कि हम देश के संघीय ढांचे को बचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को लेकर ममता ने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने रास्ते जाना है और टीएमसी को अपने रास्ते। ममता की इस कोशिश को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने भी ट्वीट किया और कहा कि ममता बनर्जी का उनको फोन आया है और उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल की अपनी शक्ति के दुरुपयोग पर चिंता जताई और विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक की सलाह दी। स्टैलिन ने इसके साथ ही ममता से सहमति जताई और कहा कि जल्द ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी हाल में बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी हमलावर हो गए हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के कुछ ऐप्स को बैन किया है। इस बार चीन के 54 ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन किया गया। इन ऐप्स पर यूजर्स का संवेदनशील डेटा चुराने का और इस डेटा को विरोधी देशों को देने का आरोप लगा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।